अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर चैप्टर 7 के जो शार्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जिनके जो है वो एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ बनते हैं और उसके साथ साथ एग्ज़ाम्स के शार्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, तो उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर 7 के नेक्स्ट हाफ के जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हाफ में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। मीन के एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे पास हैं उनके जो कॉमन नेम होते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आप कॉमन नेम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उससे रिलेटेड आपका एक स्केच बना होता है, एक कंसेप्ट होता है आपके माइंड में कि जैसे ही आपके माइंड में उसका कॉमन नेम आता है, उसकी सारा स्ट्रक्चर और उसके ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उसके बारे में उसकी आइडेंटिफिकेशंस, ये सारी आपके माइंड में आ जाती हैं। तो बेसिक कॉमन नेम का, किसी भी चीज़ के कॉमन नेम बताने का मकसद क्या होता है? हम जब लेक्चर दे रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो हम एक कॉमन सी एग्जांपल ढूंढ के आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ आप देख चुके होते हैं और उस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एरोमेटिक जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके केस के अंदर भी हम कॉमन नेम इस वजह से आप लोगों को बताते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, आइडेंटिफिकेशन उसकी आसानी से करवा सकें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, जस्टिफाई। तो आपको पता है कि अगर आपने चैप्टर 7 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आइसोमर्स की यहाँ पे कौन सी टाइप क्लिक कर रही है। आप अगर आपके पास रजिस्टर है इस वक्त, तो आप 1 क्लोरोप्रोपेन और उसके साथ साथ 2 क्लोरोप्रोपेन जो आपके पास है, उन दोनों का स्ट्रक्चर बनाएं और आप फिर देखें कि यहाँ पे क्या तब्दीली आ रही है। जस्ट आपने चेंज देखना है कि 1 क्लोरो से 2 जो है वो क्लोरोप्रोपेन में चेंज होते हुए कौन सी तब्दीली आती है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है क्लोरीन की। और जैसे ही पोजीशन आपके माइंड में आएगी, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और इनको हम एक दूसरे का क्या कह सकते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यही चीज़ आपने आंसर में लिखनी है, एग्जैक्ट यही इसका आंसर है, और इसी से ही आप इसके आंसर को एक्सप्लेन करके 2 नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके पास है, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड नियोपेंटेन। अब इसमें दो मैंने फार्मूलाज की बात की है, दोनों आपने स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखने हैं इसके। पहला है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप देखें ना, इसमें इस केस में प्रोपेन है, मीन के प्रोपेन से मतलब है कि 3 कार्बन है इसके अंदर और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसके बाद आपने 3 कार्बन बना लिए। अब आपने कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है और 1 पे आपने क्लोरीन अटैच कर देना है, कर दिया। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास कार्बन हैं उनके 4 बॉन्ड पूरे कर देने। तो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन आप कैसे बनाते हो, सेंटर में आप कार्बन लिखेंगे और उसकी चारों की चारों जो वैलेंसीज हैं उनको फिल करेंगे, कौन सी चीज़ लगाएंगे, चारों के चारों बांड कैसे पूरे करेंगे, मिथाइल से पूरे करेंगे। तो वो आपके पास नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में वो पूछता है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म
डिपेंड्स अपॉन कार्बन स्केलेटन। कार्बन का जो स्केलेटन है उसके ऊपर कौन सी टाइप का जो आइसोमेरिज्म है वो बेस करता है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आपके माइंड में है, अगर आपने चैप्टर 7 को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके माइंड में एक चीज़ आ गई होगी, और वो कौन सी चीज़ होगी कि आप वहाँ पे आइसोमेरिज्म के केस के अंदर किस चीज़ को बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे होते हैं। जब आप स्टार्ट में डिस्कस करते होते हैं तो चेन आइसोमेरिज्म आपके पास होता है। तो चेन आइसोमेरिज्म जो आपके पास है वो टोटली बेस करता है किस चीज़ पे, स्केलेटन ऑफ द कार्बन पे। बल्कि अगर आप यूं भी कह लें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म which arises due to difference in the nature of carbon chain or carbon skeleton is chain isomerism। तो ये उसकी आप डेफिनेशन के अंदर भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, बल्कि वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछता है, गिव द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होती है, इसके बारे में आपने लिखना है। तो फंक्शनल ग्रुप आपने सारे तैयार कर लेने हैं। मेन के फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनाइल, ये आपने सारे करने हैं अच्छे तरीके से, ताकि इनमें से कोई भी सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उसने दिया है ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसकी अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे बॉन्ड कार्बोनाइल बॉन्ड OH। ये जो आपके पास है रिप्रेजेंटेशन, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है उसको शो करने की। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में वो पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एरीन फैमिली। तो एरीन फैमिली के मुताबिक आप क्या जो है वो जानते हैं। वर्ड अराइल आपको जो है वो याद आया होगा, लेक्चर के दौरान भी इस वर्ड को डिस्कस किया गया था, और यकीनन जो लोग मेरे से नहीं पढ़ते केमिस्ट्री उन्होंने भी इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस किया होगा, अराइल को। तो अराइल से है अरीन। अब अरीन ENE जो आगे एडिशन है वो क्या है, डबल बॉन्ड का एडिशन है। तो इस केस के अंदर आप आंसर इसका लिख सकते हो, और इसके साथ साथ आप इसके अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो वेरी बेसिक जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, उसकी आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। C6H6 वो एरीन फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। वो कहता है कि डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानोल आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, जस्टिफाई। डाई इथाइल ईथर और उसके साथ साथ एन ब्यूटानोल। डाई इथाइल ईथर कैसे बनेगा, CH3CH2 ऑक्सीजन, CH2CH3 मीन के ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अगर इथाइल ग्रुप हो तो उसे कहते हैं डाई इथाइल ईथर। और एन ब्यूटानोल क्या है, CH3CH2CH2CH2OH, ये आपके पास एन ब्यूटानोल है। अब वो कहता है कि ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, आप इस चीज़ को जस्टिफाई करें। तो ज़ाहिर बात है भाई, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, तो देखना पड़ेगा कि ये आइसोमर तो हैं एक दूसरे के। कौन से आइसोमर हैं भाई, एक के अंदर वहाँ पे जो है वो ईथर ग्रुप है, दूसरे के केस के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इन्हें कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटानोल एंड डाई इथाइल ईथर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। इज अमोनिकल लिक्वर अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स नहीं होता, आपने इसके मुतालिक क्लास में भी डिस्कस किया था। ये इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नहीं बना सकते, ये उसका सोर्स
नहीं होता। और इसके साथ ही अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीन के फंडामेंटल जो कंसेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन केस के अंदर जो सीज और ट्रांस आइसोमरिज्म है उसको भी आपने अच्छे से देखना है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अच्छे खासे जो है वो मार्क्स होते हैं, उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी भी करना है। और कोई भी सवाल लिखें ना, कोई भी क्वेश्चन लिखें तो उसकी एग्जाम्पल ज़रूर दें। एग्जाम्पल का एक नंबर होता है, एग्जाम्पल आप ज़रूर देंगे। और एग्जाम्पल केमिस्ट्री में क्या होती है, या उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होता है आपने एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर आपने उसको जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन लिखना होता है। तो ये चीज़ें लाजमी किया करें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछता है जी, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। इन दोनों का वो कहता है कि जनरल फार्मूला दें। तो आपको पता है कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास क्या है। सपोज आपने जिस तरीके से भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, जैसे भी आप इस चीज़ को जो है, यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट में मिस्टेक नज़र आ रही है। इस स्टेटमेंट की मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा काइंडली, ये टाइप करने की वजह से मिस्टेक आया है। गिव द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन, बस ये आपने लिखना है। ये जो साइक्लोअल्कीन के साथ आ गया है ना, ये साइक्लोअल्केन के साथ होना चाहिए, अल्कीन के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये मैंने चेंज क्यों करवाया। हालांकि साइक्लोअल्कीन भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन असल में पूछा गया है वो चक्कर देने के लिए इस तरीके से चक्कर दिया गया है कि साइक्लोअल्केन और उसके साथ साथ अल्केन का फार्मूला एक ही होता है जनरल फार्मूला, और वो कौन सा होता है, CnH2n। तो आपने वो लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा चेंज आएगा। गिव द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा बेटा आपके पास। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20 में एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स हैं ना, जिनके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, उनकी मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, MCQs की तकरीबन सारी वीडियोस मैं दे चुका हूँ। वो मेरे चैनल के इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप इस चीज़ के लिए विलिंग हैं। वहाँ से अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं पूरी यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। MCQs भी वही करें, शॉर्ट क्वेश्चन भी वो करें, बाकी भी करते रहें, आपने तैयारी करनी है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा, कभी भी हरगज़ इसका ये मकसद नहीं होता कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके अलावा आपने कसम खा लेनी है कि और क्वेश्चन नहीं करने। भाई गेस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको इस नज़र से देखा जाता है कि ये आ सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये कोई कसम नहीं होती कि इसके अलावा पेपर कहीं से भी नहीं आना। हाँ, ये बात अच्छे तरीके से माइंड में बिठा के रखिएगा। तो आप सारी वीडियोस मेरी मौजूद हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं भी 10-12 साल से टीचिंग फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ और पता चल जाता है, इंसान की प्रैक्टिस हो जाती है कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है कि एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्कीन एंड अल्काइन को आप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे डिस्कस करें। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आपने स्टेटमेंट तो खुद लिखनी है उसकी, कि अल्कीन जो आपके पास होते हैं इनके केस के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 120 एंगल जो आपके पास होता है। और जो अल्काइन है इनके केस के अंदर आपके पास चूँकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपने इनके हाइब्रिडाइजेशन के केस में स्ट्रक्चर्स भी बनाए होंगे, डबल बॉन्ड के साथ अल्कीन का, ट्रिपल बॉन्ड के साथ अल्काइन का।
तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस के अंदर, जो अल्काइन के केस के अंदर आप जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। और ख़ास तौर पे आपने, जैसा कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, अब इसके अंदर 50-50% जो है वो करेक्टर है s का भी और p का भी, तो आपने sp3 sp2 इन दोनों का भी आपने क्या करना है, s करेक्टर को लाजमी फाइंड कर लेना है, क्योंकि s करेक्टर के इस लिहाज से भी वहाँ पे MCQs कई मरतबा जो है वो आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल से मुंसलिक रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।